मेरा नाम अरमान है। मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक शेख के घर में नौकरी करूं। मेरे घर में तीन तीन जवान बेटियां भी थीं। मुझे अपनी बेटियों की शादी भी करवानी थी। मेरी उम्र नहीं थी कि मैं विदेश जाकर काम करता, क्योंकि मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। मेरे पास कोई लड़का नहीं था, लेकिन मुझे लड़कियों से बहुत प्यार था। मैंने भी ऊपर वाले से कोई शिकवा नहीं किया कि ऊपर वाले ने मुझे तीन बेटी पर एक बेटा भी नहीं दिया। बस उनके लिए ही मैं हमेशा मेहनत करता था और उन्हीं के लिए दुआएं करता था। एक रात जब मैंने देखा कि शेख के कमरे की तरफ से कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही थी, वो दो जवान लड़कियों के बोलने की आवाज़ थी जो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया और मैं साइड पर हो गया था और इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें मैं इस घर में हमेशा ही सुनता रहता था। लेकिन अजीब सी बात तो ये थी कि मैं जिस घर में काम करता था, इस घर में हमेशा बहुत कुछ गलत होता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद आवाज़ों के ऊपर मैंने ध्यान दिया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। और जब शेख के कमरे की तरफ गया तो सामने का नज़ारा देखकर जैसे मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था, क्योंकि शेख के साथ जो दो लड़कियां थीं वो कोई और नहीं बल्कि बचपन से ही मैंने बड़े परेशानी भरे दिन गुजारे थे। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और सारी ज़िंदगी गरीबी में ही गुजारी थी। काफ़ी साल तो मैं मार्केट में फलों का ठेला लगाकर अपनी कमाई से गुजारा किया करता था। उसके बाद मेरे माता पिता भी मुझे दुनिया से छोड़कर चले गए और मेरा घर वीरान हो गया था। अब तो मैं अपने घर में भी अकेला हो गया था। इसलिए मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जहाँ पर मुझे दो वक्त का खाना मिल सके, लेकिन ऐसा कोई काम मुझे मिल ही नहीं रहा था। मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मेरी फिक्र करते हुए मेरी शादी एक गरीब लड़की से करवा दी थी। मैं मार्केट में ठेला लगाता था और शाम को जो पैसे मिलते हैं वो अपनी पत्नी को लाकर दे दिया करता था। मेरी पत्नी उन्हीं पैसों से घर का खर्च कर रही थी। अपनी पत्नी के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी पत्नी ने कभी मुझसे किसी ऐसी चीज़ की डिमांड नहीं की थी जिसको मैं पूरा नहीं कर सकता था, बल्कि वो कभी मुझसे कोई डिमांड ही नहीं करती थी। वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई औरत थी। मेरी शादी के एक साल बाद मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और बड़ी बेटी 2 साल की हुई थी कि दूसरे नंबर वाली बेटी ने भी जन्म लिया और फिर मेरी तीसरी बेटी भी 2 साल के बाद पैदा हो गई थी। इसी तरह से 5 साल में मेरी 3 बेटियां हो गई थी। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे जब मेरी पत्नी की अचानक मौत हो गई। अपनी पत्नी के इलाज में मेरा काफ़ी सारा पैसा खर्च हो गया था और मैं काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ गया था। मेरी बेटियां भी जवान हो गई थीं। अब अपनी पत्नी के मरने के बाद मुझे हमेशा अपनी बेटियों की फ़िक्र लगी रहती थी। मैं अपनी बेटियों की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहता था। मेरे घर के हालात बहुत बुरे थे। मेरे घर में जवान बेटियां थीं और फलों का ठेला लगाकर ही मेरा घर चलता था, लेकिन उनकी शादियों का भी मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं था। फिर मेरे एक जानने वाले ने कोई जुगाड़ करके मुझे दुबई भिजवा दिया और एक शेख के घर में नौकर का काम दिलवा दिया। उसने मुझसे कहा था कि ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत काम करना पड़ता था, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा था और मुझे सारे घर की सफाई करनी पड़ती थी। मैं सारा दिन ही घर की सफाई करता रहता था और वो शेख हमेशा मुझे कोई ना कोई काम बताता रहता था। मैं खाना बनाने के लिए सब्ज़ी वगैरह भी मार्केट से जाकर खुद ही लेकर आता था। जितना भी सामान होता था वो मैं खुद ही लेकर आता था। घर में मेरे अलावा ज़्यादा नौकर भी नहीं थे। एक नौकरानी थी जो सिर्फ खाना बनाया करती थी, बाकी सारे काम तो मैं ही किया करता था। शेख हमेशा घर के साफ़ सफाई पर बहुत ध्यान दिया करता था और कहता था कि हमेशा घर को साफ़ सुथरा बनाकर रखो। मैं तो सिर्फ अपनी बेटियों की खातिर सब्र करके अपना काम दिल लगाकर करता था। पैसे तो मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही मिल रहे थे। मेरी बेटियों को भी खबर दे दी गई थी कि मैं अच्छी जगह पर काम पर लग गया हूँ। मेरी बेटियों को मैं अपनी बुआ के पास छोड़कर आया था। मेरी बुआ मेरी बेटियों के पास आकर रहने लगी थी, क्योंकि अब मैं दुबई आ गया था। मेरी बेटियाँ बहुत खुश थीं। उनके पिता को अच्छी जगह नौकरी जो मिल गई थी। अब हमारे घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे थे, क्योंकि मैं यहाँ से पैसे अपने घर भेजता रहता था। ये शेख बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान था और बहुत ज़्यादा अय्याश भी था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे और उसके लिए अय्याशी करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन उसे किसी अलग तरीके से अय्याशी करने का शौक़ था। उसका कहना था कि वो जवान लड़कियों के साथ गलत काम करना चाहता है। ये उसका शौक़ था कि वो कम उम्र की जवान लड़कियों को बहुत पसंद करता था। ये बड़ी अजीब सी बात थी और मैं इस बात पर हैरान था कि उसे खूबसूरत और जवान लड़कियां मिल भी जाती थी।
वो पहले से ही उनसे फ्रेंडशिप करता और अपने कांटेक्ट में रखता था। उसने इस काम के लिए एक लड़की को भी रखा हुआ था कि वो हर अलग खूबसूरत लड़की को लेकर आ जाए। जब से मैं यहाँ पर काम कर रहा था, यहाँ पर अलग अलग उम्र की खूबसूरत लड़कियाँ आया करती थीं। कुछ वाकई खूबसूरत होती थी, कुछ अजीब सी, कुछ मोटी और कुछ बहुत पतली और कुछ बहुत लंबी होती थी, और कुछ तो इतनी ज़्यादा गोरी चिट्टी सफ़ेद और गोल्डन बालों वाली हुआ करती थी कि बिल्कुल अंग्रेज़न लगा करती थी। जब तक वो मुस्कुराती नहीं थी, उनकी शक्ल ही नज़र नहीं आती थी। अगर मैं उस शेख की बात करूं तो वो शेख बहुत लंबा चौड़ा इंसान था, बहुत अमीर था और शक्ल से भी बस मामूली सा ही इंसान था, ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। उसके चेहरे पर उसकी करतूतें साफ नज़र आती थीं। उसके फेस पर ऐसी मुस्कुराहट होती थी जैसे कोई शातिराना मुस्कुराहट होती है। वो अक्सर अपनी छत पर जाकर बैठ जाता और लैपटॉप पर लोगों से बातें किया करता था और उनसे कहता था कि मेरे लिए खूबसूरत लड़कियों का बंदोबस्त किया जाए, मुझे शहर की हर लड़की चाहिए। और वो कुछ लड़की को बेचने की भी बातें किया करता था, बल्कि दूसरे शहर की भी अगर कोई लड़की उसे दिखाई दी जाती थी तो उसकी गंदी नज़र उस पर भी पड़ जाती थी। मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन तो वो कहने लगा कि हिंदुस्तान से भी किसी लड़की को भेज दो, हिंदुस्तान की लड़कियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। मैं इस बात पर न जाने क्यों गुस्सा हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैं छत की सफाई करने के बाद उठा और दूसरी तरफ चला गया। शायद उसने भी ये बात नोटिस कर ली थी। उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि क्या हुआ अरमान, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गुस्सा हो गए हो। कोई बात नहीं, क्योंकि तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो। मैं भी तो हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरा पिता हिंदुस्तान का था और माँ दुबई की ही थी। मेरे पिता किसी काम के सिलसिले में दुबई आए थे तो उन्होंने मेरी माँ को पसंद करने के बाद उनसे यहीं पर शादी कर ली थी और उसके बाद वो यहीं पर सेटल हो गए और अमीर हो गए थे। हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही होते हैं, 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं तो अपना देश छोड़कर आ जाते हैं। मैं शेख के घर काम करता था, इसीलिए उससे कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता था। मैंने कहा कि साहब जी, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। शायद शेख को इतनी अच्छी हिंदी बोलनी नहीं आती थी क्योंकि उसका जन्म दुबई में ही हुआ था। मेरी बात सुनने के बाद वो खामोश हो गया था क्योंकि मैंने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था। मेरी 2 छोटी बेटियां अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। मेरी बड़ी बेटी की मुझे कॉल आई और कहने लगी कि दोनों बहनों की फ़ीस जमा होनी है। मैंने पैसे भेज दिए थे। फिर बड़ी बेटी कहने लगी कि घर में राशन भी ख़त्म हो गया, घर में राशन भी भरना है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि जो पैसे भेजे थे उसमें से राशन के पैसे नहीं बचे क्या? तो मेरी बेटी कहने लगी कि नहीं, सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, दूर हूँ तुम लोगों से, इतनी दूर आकर मेहनत से काम करता हूँ, फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। उसका कहना था कि क्या करें पापा, महंगाई दिन भर बढ़ती ही चली जा रही है। पहले जो चीज़ 2-3 हज़ार में आती थी अब वो 6-7 हज़ार में आने लगी है। आप तो बाहर रहते हो और वहीं पर काम करते हो, लेकिन सच में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। और फिर छोटी दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरी बड़ी बेटी ने सिर्फ हाई स्कूल ही किया था, वो तो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई थी, लेकिन मैं अपनी छोटी बेटियों को ज़्यादा शिक्षा देना चाहता था ताकि वो पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाएं और अपने बाप का सहारा बने। मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि पापा, मैं तो कहती हूँ कि दोनों बहनों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं और जो पैसे उनकी पढ़ाई पर लगाने हैं उससे हम तीनों बहनें अपना दहेज बनवा लेते हैं। एक न एक दिन तो शादी करनी ही है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकता। शादी तो एक न एक दिन हो ही जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ पढ़ लिख कर नौकरी करें और उनकी पढ़ाई लिखाई किसी काम आ जाए और वो अपने लिए 2-4 पैसे कमा सकें। देखो, आजकल जो ज़माना है वो बहुत ही ख़राब है। मैं तुम्हें तो नहीं पढ़ा सका क्योंकि तुम मेरे परिवार की बड़ी बेटी थी और तुम्हारे ऊपर घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि छोटी बेटियों को भी मैं ना पढ़ाऊँ। आजकल ज़माना बहुत ही ख़राब है। अब ये ज़माना नहीं रहा कि बस आदमी ही मेहनत करे और पीछे 5-10 लोग बैठकर खाएं। अब तो औरत को भी आदमी का साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपनी बेटियों को इसी काबिल बनाना चाहता हूँ। मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि लेकिन पापा, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मेरी दोनों बहनें भी आपकी तरह ही सोच रखती हैं। वो कहती हैं कि हम कोई नौकरी कर लेंगे। मैंने कहा कि नहीं, अभी से ही अगर वो नौकरी करेंगी तो उनकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी और वो ढंग से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकेंगी
और जब तक अच्छी तरह से उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करवा सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी डायरेक्ट ही किसी अच्छी जॉब से लग जाए। जब इतने पैसे देकर पढ़ाई करवानी है तो उनका दिमाग सिर्फ पढ़ाई पर ही लगना चाहिए। तुम उनको मना कर दो, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा लेकिन पैसे भेज दूँगा। मेरी आखिरी बात साहब ने सुन ली और कहने लगे कि क्या बात है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? मैंने कहा कि जी, वो मेरे परिवार में काफ़ी सारे लोग हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं ऐसे आदमी के सामने अपनी बेटियों का जिक्र तक नहीं करना चाहता था। मैंने बताया कि बड़ा परिवार होने की वजह से घर के खर्चे पूरे नहीं होते, इसलिए मेरे घर में मेरी बुआ का फ़ोन आया था कि वो परेशान है। उन्होंने कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? आजकल मेरा इंडिया की लड़की देखने का बड़ा दिल कर रहा है। किसी को बुला लो और इसमें अपनी कमीशन ले लेना, जिससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मैं क्यों किसी की बेटी को, किसी की बहन को इस काम के लिए यहाँ पर बुलाऊं और फिर उससे कमीशन लेकर खाता फिरूं? मैं तो अपने हाथ की मेहनत की कमाई खाने वाला आदमी था। मैं एक दलाल नहीं बन सकता था। मेरी भी तो अपनी जवान बेटियां थीं। चाहे कोई लड़की अपनी मर्जी से ही ये काम क्यों ना करती हो, मैं फिर भी ऐसा कुछ करने वाला नहीं था। मैंने कहा कि नहीं साहब जी, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मेरा किसी ऐसी लड़की से कोई कांटेक्ट भी नहीं है। मैं किसी को नहीं जानता, तो मुझसे ये काम नहीं होगा। शेख ने कहा कि तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते। तुम जितनी सैलरी लेते हो उससे डबल ट्रिपल तुम्हें सैलरी पहले ही मिल जाती और तुम्हारी सारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाती। मैं ये सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रहा हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने शेख से कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, लेकिन जो काम मुझे आता ही नहीं वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम भी मेरे पिता की तरह हो। वो भी इन सारी चीज़ों के बड़े खिलाफ रहते थे, लेकिन तभी तो जल्दी इस दुनिया से चले गए। जब इंसान खुश नहीं रहता तो जल्दी मर जाता है, और मर्द की खुशी सिर्फ एक ही चीज़ में होती है जिसे औरत कहते हैं। उसने मेरे कंधे पर थपथपाते हुए कहा और वो वहाँ से चला गया। मुझे इस आदमी के घर में काम करते हुए बड़ा अजीब लगता था। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 3 महीने गुजर चुके थे। इस घर में रोज़ ये गलत काम करता था और लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता था। मैंने एक दिन घर के ड्राइवर से पूछा कि क्या शेख की कोई पत्नी नहीं है, तो उसने बताया कि इसकी 2 पत्नियां थीं और दोनों के ही साथ इसने बहुत बुरा किया था। मैंने कहा कि मतलब क्या बुरा हुआ था? ड्राइवर ने बताया कि इसकी पहली पत्नी उसकी अपनी रिश्तेदार थी। शादी तो शेख ने उस लड़की के साथ कर ली थी, लेकिन रात रंगीन वो दूसरी लड़कियों के साथ करता था। वो बेचारी रोज़ इससे झगड़ा करती थी और इसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मैंने ड्राइवर से पूछा कि फिर क्या हुआ था? ड्राइवर ने बताया कि फिर होना क्या था। एक दिन शेख और उसकी पत्नी का बहुत ज़ोरदार झगड़ा हो गया, तो शेख ने अपनी पत्नी को धक्का दिया। वो बेचारी ज़मीन पर गिर गई और उसका बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था, और इसकी पहली पत्नी हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो गई थी। मैंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, फिर क्या हुआ? उसने बताया कि फिर लड़की के घर वालों ने जब शेख को कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो इस शेख ने अपनी पत्नी को तलाक दे दी। सोचो उसकी पत्नी पर क्या गुजरी होगी। एक तो उसकी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई, और दूसरी परेशानी ये कि वो हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो गई थी, और फिर उसके पति ने भी उसे तलाक दे दी थी। मैंने कहा कि उस बेचारी पर तो बड़ा जुल्म किया था इस जालिम आदमी ने। ये तो बहुत जालिम आदमी है। तो उस ड्राइवर ने बताया कि नहीं नहीं, इस पर तो इतना जुल्म नहीं किया जितना दूसरी पत्नी पर किया था। वो शेख की पसंद की थी और उसने उसके साथ मोहब्बत से शादी की थी। हालांकि शेख की शक्ल ऐसी नहीं है कि कोई लड़की उसे पसंद करके उसके साथ शादी कर ले। मैंने ड्राइवर से कहा कि ऐसा नहीं कहते, ये सब शक्लें ऊपर वाले की बनाई हुई हैं। वो ड्राइवर मेरी बात पर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए ऐसा सोचते हो, नहीं तो बुरी शक्ल वालों का इस दुनिया में क्या हाल होता है ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। कोई ऐसा नहीं सोचता कि शक्ल ऊपर वाले ने बनाई है। लोग तो बस शक्ल देखकर बातें ही बनाते हैं। दूसरी वाली लड़की की बड़ी प्यारी शक्ल थी। वो कम उम्र की थी। हम सब के साथ भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। उसकी सारी खूबसूरती जैसे ख़त्म सी हो गई थी। हमने उसे खूबसूरत और सेहतमंद जवान लड़की के रूप में देखा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो
वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गई थी। पता नहीं शेख उसके साथ ऐसा क्या करता था कि वो वक्त से पहले इतनी बीमार हो गई थी कि बीमारी से ही इस दुनिया से चली गई। आखिर में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो पहचानी ही नहीं जा रही थी। मुझे तो लगता है कि वो लड़की शेख को ज़्यादा ही पसंद आ गई थी कि वो उसकी जान ही नहीं छोड़ता था, इसलिए वो बेचारी इतनी बीमार रहती थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैंने कहा कि ऐसे इंसान के घर में हम लोग काम करते हैं, उसका नमक खाते हैं, उसकी रोटी खाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसके पाप की सज़ा कभी न कभी हमें भी मिल जाए। तो ड्राइवर कहने लगा कि नहीं नहीं, हमें क्यों सज़ा मिलेगी, हमने क्या किया है। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है कि इस घर में गलत काम हो रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए सारा तमाशा देखते रहते हैं। ड्राइवर ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, अपना पेट पाल ले यही काफ़ी है। कल को शेख के खिलाफ जाकर बोलेंगे तो ये हमें नौकरी से भी निकाल देगा, तो फिर क्या होगा। तुम्हारी ये नौकरी भी सिफारिश से ही लगी हुई है, तुम्हें दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पर नौकर का काम करते हो, अगर ये नौकरी छूट गई ना तो यहाँ की सड़कों पर कूड़ा उठाना पड़ेगा और लोगों के घरों में वॉशरूम साफ करने पड़ेंगे। बात ये नहीं है कि हमें लोगों के घरों में वॉशरूम साफ करने होंगे, बात यह है कि फिर पैसे भी तो हमें बहुत कम मिलेंगे। मैं खामोश हो गया। मुझे अपनी ये खामोशी बहुत ही अजीब सी लगती थी। मैं सोचता था कि पता नहीं जो लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आती हैं उनकी अपनी मर्जी भी होती है या नहीं। हर इंसान किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए उसे पैसों का लालच दे देता है और उसे अपने बिस्तर तक ले आता है। तो इसमें कसूरवार उसका नहीं बल्कि आपका है। एक इंसान मजबूर है और आपको पैसा दिख रहा है कि मैं तुम्हारी मजबूरी को ख़त्म कर सकता हूँ, तो वो अपनी मजबूरी ख़त्म करने के लिए आगे आएगा ही ना। आजकल हर इंसान ही मजबूर है। मेरी ज़िंदगी के दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरी बड़ी बेटी कह रही थी कि बहनें पूरा दिन परेशान रहती हैं, कहती हैं कि घर में कमाई आने का अब कोई ज़रिया नहीं मिल रहा, और कहती भी ठीक ही है कि हमें भी पापा के पास चले जाना है और हम भी उनके साथ रहकर वहीं पर काम कर लेंगे। मैंने अपनी बेटियों को डांट दिया था कि यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि क्यों आपके साथ होंगे, तो फिर क्या परेशानी होगी। बाप के साए में बेटियां रहें, इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है। और फिर हमें अपने पापा की बहुत याद भी आती है। मैंने कहा कि बिल्कुल भी यहाँ आने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने के बारे में तुम लोग सोचना भी नहीं, और तुम लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम लोग वहीं पर चार दीवारी में इज्जत से बैठो। मैं जब तक हूँ मैं ही कमाई करूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा, डबल मेहनत कर लूँगा, लेकिन तुम तीनों को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी मुझसे यहाँ आने के बारे में बात भी मत करना। मेरी बेटी ने कहा कि आप तो गुस्सा हो गए। दरअसल ये बात मैं नहीं बल्कि दोनों छोटी बहनें कह रही हैं। वो मजाक मजाक में ये बातें कर देती हैं। मैंने तो उनको तभी मना कर दिया था कि कोई भी ऐसा मजाक नहीं करेगा। परदेस आना कोई आसान बात नहीं है। लोगों को सिर्फ पैसे नज़र आते हैं। मेरी बेटियों को भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर अगर 2 पैसे मिल रहे हैं तो दूसरे देश में 4 पैसे मिलेंगे, लेकिन 4 पैसे कमाने के लिए हमें क्या कुछ कुर्बान नहीं करना पड़ता। मुझे भी अपनी बेटियों की बहुत याद आती है, और मैं जिस इंसान के घर में काम करता हूँ इसका एक भी काम ठीक नहीं है, पर मैं क्या करूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, दोबारा कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेगा, और अपनी बहनों को भी समझा देना। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता था कि मेरी बेटियां यहाँ आकर काम करती। कहीं उनको इस आदमी जैसा कोई शेख मिल जाता तो फिर उनके साथ क्या होता। मुझे ड्राइवर ने यह भी बताया कि ये तो अपनी पसंद से लड़कियों को दुबई से भी उठवा लेता है। पहले तो इसको जो मिल जाती थी वो उसी के साथ वक्त गुजार लेता था। बड़ा ही अजीब आदमी है। दौलत इंसान को टिकने नहीं देती। इंसान को जितना पैसा मिलता है वो उस हिसाब से ही हरकतें करना शुरू कर देता है। कभी गरीब इंसान ने तो अय्याशी नहीं की, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी पूरी कर ले, यही बहुत बड़ी बात होती है। और अमीर आदमी तो अय्याशी किए बिना रहता ही नहीं है। मैंने कहा कि ये शायद भूल गया है कि इसको एक दिन मरना भी है। वहाँ जाकर ऊपर वाले को क्या जवाब देगा कि जो वो लड़कियों के साथ करता है वो कितना बड़ा गुनाह है, उसकी बख्शिश नहीं होगी। ड्राइवर ने कहा कि अगर उसकी बख्शिश नहीं होगी तो क्या, मरने के बाद इसके साथ कुछ भी हो, लेकिन जीते जी तो इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। हम जैसे गरीब लोग ही हमेशा जलील होते हैं। वो इतना कहकर वहाँ से चला गया और मैं खामोश हो गया। रात को मैं लेटकर यही सोच रहा था कि मेरी बेटियों को यहाँ आने की क्या पड़ी है। ऊपर वाला न करे कि वो यहाँ पर आए। कुछ ही दिन इसी तरह से गुजर रहे थे।
काम से जल्दी निपटने के बाद मैं जल्दी ही सो जाया करता था। उसके बाद मेरी आँख थोड़ी सी नींद लेकर खुद ब खुद खुल जाती थी और मैंने सुना था कि बीच रात में जब भी आँख खुल जाए तो उस वक्त जो दुआ मांगो तो आपकी वो दुआ ज़रूर पूरी होती है। मेरे दिल में भी यही दुआ थी कि ऊपर वाला मेरी तीनों बेटियों के नसीब अच्छे और बुलंद कर दे और उनको लंबी ज़िंदगी दे, मेरे रिस्क में बरकत डाल दे ताकि मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मेरी बेटियां बचपन से ही बहुत समझदार और सब्र की बेटियां थीं। मैं अपनी बेटियों से जैसा कह दिया करता था वो वैसा ही कर लिया करती थी। मेरी बेटियों ने हमेशा मेरा कहना माना था। बस मैं रात को उठ गया, मैं जिस कमरे में रहता था वहाँ पर बाथरूम नहीं था। बाथरूम जिस तरफ था मैं उसी तरफ चला गया कि तभी अचानक मेरे कानों में किसी अजीब तरीके की आवाज़ आने लगी। शेख के कमरे से 2 लड़कियों की आवाज़ें आ रही थी। मैं ऐसी आवाज़ें तो पहले भी सुनता रहता था। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया था और अपने दिमाग को इन आवाज़ों के पीछे जाने से रोकने लगा था। मेरे कानों में ये आवाज़ें तो आ रही थी लेकिन इन आवाज़ों को सुनना नहीं चाहता था। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और आकर अपने कमरे में लेट गया कि तभी कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लगने लगा जैसे वो लड़कियां उस आदमी के साथ झगड़ा कर रही हैं, चीख रही हैं और चिल्ला रही हैं। अब मुझे कुछ गड़बड़ सी लगने लगी थी। मैं दोबारा से उठकर शेख के कमरे के दरवाजे की तरफ चला गया था। मैं शेख के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अंदर से मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे रहा था कि अंदर 2 लड़कियां खड़ी हुई थी जिन्होंने उस टाइम चमकीले और भड़कीले से कपड़े पहने हुए थे और शेख भी कमरे के अंदर ही मौजूद था। अभी भी लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर के बाद ही कमरे में खामोशी छा गई थी। मैंने जैसे ही दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, दरवाज़ा खुद ही खुल गया था। लेकिन जब मैंने सामने का नज़ारा देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि मुझे ये सब देखने की उम्मीद नहीं थी। उन दोनों लड़कियों ने जब मेरी तरफ देखा तो उनकी हालत भी बड़ी अजीब सी हो रही थी। शेख भी ज़मीन पर घायल हालत में पड़ा हुआ था और मुझे नहीं लगता था कि वो जिंदा है। और वो दोनों लड़कियां बुरी तरह से रो रही थीं। उन दोनों में से एक लड़की के हाथ में डंडा था जो कि उन्होंने कमरे से ही उठाया था, जो कि लोहे का था और बहुत भारी डंडा था। मैंने उन दोनों से पूछा कि तुम लोगों ने ये क्या किया है? तो उन दोनों ने मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए थे। हमें यहाँ पर नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था और इसी शेख के आदमी ने हमसे ऐसा कहा था कि वो हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर भाग गया और ये शेख हमारे साथ उल्टी सीधी और गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। इसलिए हमने अपने बचाव में इसके सर पर ये लोहे का डंडा दे मारा और अब हमें तो लगता है कि ये इस दुनिया से जा चुका है। मैंने कहा कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? वो किसी और इलाके की लग रही थी, लेकिन यहाँ पर रहने की वजह से मुझे यहाँ की भाषा आ गई थी और उन लड़कियों को भी दुबई की भाषा आती थी और वो कुछ टूटी फूटी ज़ुबान में बातें कर रही थी, मतलब कि मेरी तरह ही थोड़ा बहुत बोल रही थी। मैंने उन लड़कियों से कहा कि अब क्या होगा? यहाँ पर पुलिस आ जाएगी और तुम लोगों को अरेस्ट करके ले जाएगी। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे ये बात सबको पता चल जाएगी। उन लड़कियों ने कहा कि प्लीज़ तुम हमारी मदद करो, ऊपर वाले ने तुम्हें भी बेटियां दी होंगी, तुम्हें अपनी बेटियों का वास्ता, तुम हमारी मदद करो। मैंने कहा कि हाँ, मेरी 3 बेटियां हैं और तुम लोगों की उम्र की ही हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और कुछ करने की कोशिश करता हूँ। उन लड़कियों की हालत देखकर मुझे उन पर तरस आ गया था और मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। मैंने लड़कियों को वहाँ से निकालकर अपने क्वार्टर में छुपा दिया था और शेख के कमरे से खून के धब्बे अच्छी तरह से साफ कर दिए थे और शेख को उठाकर उसके बिस्तर पर लेटा दिया था ताकि ऐसा लगे कि जैसे शेख सोते सोते ही इस दुनिया से चला गया। वहाँ पर शेख का मोबाइल रखा हुआ था। मैंने शेख का मोबाइल उठाकर उनमें से एक लड़की को दे दिया और उनसे कहा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो इसमें तुम्हारी हेल्प हो सकेगी। वो लड़कियां मेरी बात सुनने को तैयार हो गई थी। इस शेख के मोबाइल पर एक नोट लिख दो जिसमें लिखा हो कि ये अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाना चाहता है। अगर हम किसी पेन से पेपर पर ये सब कुछ लिखेंगे तो लोग कहेंगे कि ये शेख की राइटिंग नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल में लिखेंगे तो राइटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन लड़कियों ने कहा कि आपका दिमाग तो बहुत तेज़ चलता है और उन लड़कियों ने शेख के मोबाइल में एक नोट लिख दिया। मैंने उन लड़कियों को बता दिया कि शेख किस तरह का इंसान है और किस तरह से लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है। तुम लोग इस नोट में लिख दो कि मैं ये गलत काम कर करके थक गया हूँ, इसलिए मुझे ऊपर वाले से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं इस तरह की ज़िंदगी अब नहीं जी सकता और यही वजह है कि जो मैं अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जा रहा हूँ
और मैंने जहर खा लिया है, ऐसा जहर जो मुझ पर अचानक से ही असर कर देगा और उसके बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मेरे जाने के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफना दिया जाए और मेरा सारा रुपया पैसा जायदाद गरीबों में बांट दिया जाए। शेख का तो इस दुनिया में पहले से ही कोई नहीं था। इस बात के बारे में तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया था, जबकि मुझे यहाँ पर रहते हुए अभी 3 महीने ही गुजरे थे और इन 3 महीनों में शेख के घर में कोई भी नहीं आया था और ड्राइवर ने भी बताया था कि शेख का इस दुनिया में कोई नहीं है। हमने वो नोट वहीं पर बैठे बैठे लिखा और उस नोट को स्टेटस पर लगा दिया था और सबको सेंड कर दिया था। और शेख तो कमरे में इस तरह से लेटा हुआ था जैसे वो गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मैं सोच ही रहा था कि शेख ने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था और कितनी लड़कियों के दिल दुखाए थे। वो दोनों लड़कियां भी बुरी तरह से डरी हुई थी। उन लड़कियों ने कहा कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा कि इससे पहले किसी को पता चले तुम लोग पीछे के दरवाजे से ही यहाँ से भाग जाओ। जाने से पहले उन लड़कियों ने शेख की तिजोरी को खोला और उसमें से कुछ पैसे निकालने लगी। उन्होंने कहा कि यह हमारा हक है जो हमसे झूठ बोला गया था। मैं खामोश हो गया। उन्होंने मेरे लिए भी कुछ पैसे निकाल लिए थे और निकाल कर एक छोटे से बैग में डाल दिए और मुझे पकड़ा दिए। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका हक है और आपने हमारी बहुत मदद की और वैसे भी शेख की सारी जायदाद तो गरीबों में ही बंटने वाली है। आप भी तो इस घर के नौकर हो, इसलिए आपका भी हक बनता है, आप ये रख लो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं रख सकता। तो वो लड़कियां कहने लगीं कि ये आपका हक है, वैसे भी ये सब कुछ गरीबों को दे दिया जाएगा, तो फिर क्यों ना आप भी इन पैसों का फ़ायदा उठा लो। लड़कियों की बात सुनकर मैं खामोश हो गया और मैंने वो पैसों वाला बैग पकड़ लिया। अगले दिन ही वहाँ पर पुलिस और डॉक्टर्स भी आए थे। उन्होंने जब शेख की डेड बॉडी को देखा तो किसी को भी हम पर कोई शक नहीं हुआ था, क्योंकि जब शेख का मोबाइल पुलिस ऑफिसर ने उठाकर ऑन किया तो उसके स्क्रीन के ऊपर ही वो नोट लिखा हुआ था और सारे कॉन्टैक्ट को मैसेज सेंड हो चुका था, जिसमें लिखा हुआ था कि शेख अपनी मर्जी से ही इस दुनिया से गया है और इसीलिए सब लोग यही समझ गए थे कि शेख ने सुसाइड की थी और किसी ने पोस्टमार्टम की भी कोई बात नहीं कही थी। पता ही नहीं चला कि शेख के साथ क्या हुआ था। किसी को किसी तरह का कोई भी शक नहीं हुआ था कि ये किसका काम था। शेख को दफना दिया गया था और उसकी जायदाद को गरीबों में बांट दिया गया था। मरने के बाद दुबई में ही शेख के 1-2 रिश्तेदार भी सामने आ गए थे, लेकिन उसके बाद तो मैं अपने देश वापस लौट आया था और अपनी बेटियों के पास आ गया था और शेख के पैसों से ही अपने शहर में एक मकान खरीदकर वो किराए पर दे दिया और दूसरी एक दुकान भी खरीद ली थी। उसमें मैंने फलों का एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने हर वैरायटी का फल दुकान में मौजूद कर लिया था। इतनी बड़ी फलों की दुकान हमारे पूरे मोहल्ले में मौजूद नहीं थी। अब मेरी दुकान इतनी अच्छी चल रही है कि मैं हर दिन में अच्छे पैसे कमा लेता हूँ और बचत भी कर लेता हूँ। मैंने अपनी बड़ी बेटी की भी शादी खूब धूमधाम से की और मेरी दोनों छोटी बेटियों की एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई और दोनों बहनें ही बैंक में नौकरी करने लगी। अब हमारे घर में ढेर सारा पैसा हो गया है और हमारे घर के हालात बिल्कुल बदल गए। मेरे तो दिन ही फिर गए थे। मुझे ना जाने कौन सी नेकी का सिला मिला था, लेकिन शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। शायद उस शेख के साथ यही होना लिखा था। जो घिनौना काम वो कर रहा था और बहुत ही गलत कर रहा था, पर जब उसकी सारी जायदाद लोगों में बांटी गई तो लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की थी और लोगों ने कहा कि शेख बहुत अच्छा इंसान था जो मरते मरते अपना सब कुछ गरीबों के नाम कर गया था और शायद लोगों की दुआओं की वजह से ही उसकी आखिरी रात में बख्शिश भी हो जाए और जो होना था वो हो गया था। मैंने इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था कि दुबई में क्या हुआ था। बस मेरी ज़िंदगी बदल गई है और मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक है, इसलिए तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी से गरीबी का नाम और निशान बिल्कुल मिट चुका है और अब अपनी बेटियों के साथ मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।